हेलो गाइस, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, किस वेव की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, किस वेव की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। कई सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे, साथ ही साथ हमने उसके पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा था। यह सब मैंने आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैंने बोला था कि जो हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल विच इज टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो एक टॉपिक तो हमने कवर कर लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। बट बात करें अगर प्लैंक थ्योरी की या मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो अभी तक हम लोगों ने इसका डिस्कशन नहीं किया था। तो अगर हम बात करें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग कहानी है। होता क्या है ना कि जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मैक्सवेल की थ्योरी हमने आपको पढ़ाई थी ना, मैक्सवेल की वेव थ्योरी। तो मैक्सवेल की वेव थ्योरी ने ये एक्सप्लेन करने में असफलता प्राप्त की। उसने नहीं एक्सप्लेन किया, वो कर ही नहीं पाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कोरिलेट करके लाइट के कैरेक्टर को। तो फिर एक नई थ्योरी डेवलप हुई जिसको हम लोग मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी की। उसको जानने से पहले सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, ये सर बार बार बोल रहे हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या होता है। तो पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको हम दे रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। आफ्टर दिस फिर आपको हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जानने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, अगर हम किसी मैटर का किसी लाइट से इंटरेक्शन कराएंगे या हम कहें किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी मैटर से इंटरेक्शन कराएंगे तो किस फॉर्म में होगा, हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कोई मैटर है, इस पर हमने क्या डाली, लाइट डाली। ये हमने लाइट डाली, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह ले या लाइट कह ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट। क्लियर? आप जो भी समझिए अभी, क्योंकि वेव थ्योरी चल रही थी इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा। तो यहाँ से तीन टाइप की घटनाएं हमको मिलेंगी। कुछ लाइट हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ लाइट हमारी इसी मैटर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ लाइट हमारी सीधा निकल जाएगी, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, पार कर जाएगी, यानी ट्रांसमिटेड हो जाएगी, और कुछ लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यही जो रिफ्लेक्ट लाइट होती है ना स्टूडेंट्स, यही रिफ्लेक्ट लाइट है जिनकी मदद से हम किसी चीज़ को देखते हैं। आपको ये जो मेरा फेस दिख रहा है ना, आपको ये येलो कलर दिख रहा है ना, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब हम लाइट इस पर डालते हैं, किसी मैटर पे लाइट डालते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक जाता है और वहाँ से उसके करस्पॉन्डिंग कलर शो करता है, यानी कि हमारी आंखों में उसके करस्पॉन्डिंग कलर दिखता है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए। और यहाँ से मैक्सिमम लाइट ट्रांसमिटेड होती है और कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है। ये तो हुआ इंट्रैक्शन ऑफ द मैटर विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आप कहेंगे सर यहाँ से क्या कोरिलेशन है, तो देखिए क्या कोरिलेशन है, ये चीज़ हुई। अब बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ, कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ। बट इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अगर हम कोई ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं जो कि कंप्लीटली ब्लैक है, तो इसकी स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि यहाँ पे जो भी लाइट हम डालेंगे कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, एक भी वेवलेंथ नहीं निकलेगी, एक भी वेव नहीं निकलेगी इस पार। और यहाँ क्या हो रहा था, जो हमारा ट्रांसमिटेड हो रहा था, इसमें कई सारी वेव, कई सारी क्या हम कहें तो कंप्लीट हर वेव इसमें निकल रही थी। बट डिफरेंस क्या था, कहीं पे हमारी कोई कम वेवलेंथ की थी, कोई ज़्यादा, किसी की इंटेंसिटी कम थी, किसी की ज़्यादा। बट इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन हियर इज़ नो एनी ट्रांसमिटेड वेव, यानी कि ये कंप्लीटली अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है, इसके स्पेशल फीचर होते हैं। बट अगर हम किसी चीज़ को हीट करें, देखिए अगर हम किसी चीज़ को, मान लीजिए हमारा कोई मैटर है, इसको हम हीट कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, हीट, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं हीट। अगर हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो होता क्या है कि यहाँ से हमारा वेव निकलता है, और जो ये हमारी वेव या लाइट कहें या जो भी कहें, इसमें हर वेव शामिल रहती है। अब डिपेंड करता है ये उसकी इंटेंसिटी पे, कौन कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की है, कौन कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की है, किसकी वेवलेंथ कम है। तो इससे इसी चीज़ को समझने के लिए कि किस वेव की इंटेंसिटी कितनी होती है, दो साइंटिस्ट, एक रेले थे और एक जीन्स, ऐसे कुछ नाम था उनका। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक ग्राफ खींचा, एक वैल्यू, एक थ्योरेटिकली क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स का यूज़ करके इन्होंने एक ग्राफ निकाला। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे निकला, और ये हमारी क्या है, ये है इंटेंसिटी। किस चीज़ की इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी है। और ये क्या है हमारी, ये है हमारी क्या, ये हमारी वेवलेंथ।
क्लियर? यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमको मिली इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा थी बट वेवलेंथ बहुत ही कम थी। फिर हमने क्या देखा कि इस पोजीशन पे यानी लैम्डा मैक्स यहाँ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और इंटेंसिटी भी ठीक ठाक है। तो हमको कोई कलर क्यों दिखता है? आपको कोई कलर क्यों दिखता है? आपको कोई कलर इसलिए दिखता है क्योंकि उस कलर की उस वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जिस वेवलेंथ की जिस वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वही आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ हुई, बट ये तो हमारी थ्योरेटिकली, ये हमारी क्या आई? थ्योरेटिकली। हुआ क्या कि जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये जो ग्राफ था ये हमारा ऐसे पाया गया। तो इस प्रैक्टिकली और इस थ्योरेटिकली के बीच में कुछ डिफरेंस मिला। इस प्रैक्टिकली, ये हमारा प्रैक्टिकली है, ये हमारी प्रैक्टिकली वेव का पूरा इंटेंसिटी और वेवलेंथ का कोरिलेशन आया, और ये हमारा थ्योरेटिकली। तो देखा गया इसमें डिफरेंस है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है तभी तो डिफरेंस है। तो फिर साइंटिस्ट आए, प्लैंक, मैक्स प्लैंक, उन्होंने 1901 यानी 1901 में उन्होंने अपना थ्योरी दिया और उन्होंने कहा नहीं, ये जो लाइट हमारी ये वेव फॉर्म में नहीं है बल्कि ये पार्टिकल फॉर्म में है। पार्टिकल फॉर्म में कैसे है? ये वेव के फॉर्म में तो होती ही है, बट ये वेव जो होते हैं वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उन पार्टिकल में एनर्जी कंसिस्ट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। इन केस ऑफ लाइट हम क्या कहते हैं? फोटॉन। तो आइए देखते हैं क्या है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये तो हमारी हुई ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जल्दी से नोट डाउन करिए, इसको कुछ नहीं, एक हिस्ट्री की तरह है, बस समझना। प्लैंक क्वांटम थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आने का क्या रीजन था? ये सारी चीजें हम लोग एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन की पूरी कहानी समझ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या। सबसे पहले तो आपको बता दें, एक बार फिर से हम वन लाइन में डिफाइन करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो हमारी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फॉर द एक्सप्लेनिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये थ्योरी हमारी आई जिसको हम मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। क्वांटम थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये पार्टिकल पैकेट, एनर्जी के बंडल यानी एनर्जी के पैकेट को कंसिस्ट रखती है और वो पार्टिकल फॉर्म में होती है, यानी कि वेव में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि अपने अंदर एनर्जी कंसिस्ट किए हैं, और इस एनर्जी के पैकेट को क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और अगर इसको लाइट के केस में बात करें तो इसी को हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। और इन्होंने एक चीज़ ये बताई कि किसी भी एक बॉडी द्वारा जो एग्जॉर्ब या एसोसिएटेड एनर्जी होती है उसकी वैल्यू 1 क्वांटा होती है। अब वो डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ n पे। और तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि किसी भी बॉडी द्वारा जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके फ्रीक्वेंसी के। और फिर इन्होंने अपना एक कांस्टेंट दिया जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। सारी कहानी इन्होंने बताई। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इन चीज़ों को समझेंगे मेरे साथ। आफ्टर दिस स्क्रीनशॉट लेंगे। 1901 में मैक्स प्लैंक ने यह अपनी थ्योरी दी जिसमें इन्होंने एनर्जी के पैकेट के रूप में एक्सप्लेन किया वेव को। और इनकी इस थ्योरी से और इनके बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन से फिजिक्स के फील्ड में 1918 यानी 1918 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। अब नोबेल प्राइज़ मिला तो इनका कितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन था ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं, इन्होंने पहला पॉइंट दिया, एनर्जी आर emitted and absorbed continuously, it is emitted or absorbed in form wave packet और क्वांटा। इन्होंने कहा जो हमारी एनर्जी होती है ये इमिटेड होती है या तो एब्जॉर्ब होती है, यानी कि या तो इमिटेड होती है या तो एब्जॉर्ब, या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी, कंटिन्यूसली होती रहती है। बट ये जो एनर्जी इमिटेड होती है या एब्जॉर्ब होती है ये किसके फॉर्म में होती है? मैंने बताया ये किसके फॉर्म में होती है? पैकेट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड क्वांटा। तो क्वांटा वर्ड का यूज है। सो दिस थ्योरी इज नोन एज क्वांटम थ्योरी या प्लैंक क्वांटम थ्योरी। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इन्होंने कहा इन केस ऑफ लाइट दिस पैकेट इज कॉल्ड फोटॉन, यानी कि जो ये पैकेट है एनर्जी का इसको हम लाइट के केस में क्या कहते हैं? फोटॉन। और ये सारी बात जो हम पढ़ रहे हैं किसके केस में पढ़ रहे हैं? लाइट के ही, क्योंकि लाइट भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सीधे शब्दों में ये जानिए कि किसी भी मैटर द्वारा जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी वेवलेंथ के, यानी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ से इन्होंने क्या कहा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से दिखाते हैं। इससे पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने आपको फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की, वेव नंबर की, वेलोसिटी की सारी डेफिनेशन कंप्लीट करवा दी थी। तो वहाँ से हमने देखा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, और E यानी एनर्जी, अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए H लगाए, और H क्या है, प्लांक क्वांटम थ्योरी से ही ये H आया जिसको हम लोग प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड। ये बदलती रहती है। अब आप कहेंगे कैसे, कुछ 10 सालों पे ये चेंज होती रहती है, आज तक एग्जैक्ट नहीं है, इस पे रिसर्च चल रहा है कंटिन्यू, कभी 3 साल, कभी 5 साल, कभी 10 साल में ये चेंज होती ही रहती है, इसलिए कभी इसको फिक्स मत मानिए। बट हाँ, अभी हम लोग न्यूमेरिकल में यही यूज करते हैं। क्लियर? चौथा पॉइंट इनका क्या था, चौथा पॉइंट इनका ये था कि एक पैकेट में एक क्वांटा एनर्जी कंसिस्ट होती है। इन्होंने बस इतनी ही बातें कही, और फिर इनसे क्या फार्मूला डिराइव हुआ वो हम लोग देखेंगे आफ्टर दिस, उस पर न्यूमेरिकल लगते हैं। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी बहुत ही आसान सी थ्योरी थी, बस इतना जानिए इसकी नीड क्यों पड़ी, फॉर द एक्सप्लेनिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इन्होंने ही पार्टिकल नेचर को फिर से एक बार फोकस में ला दिया। आफ्टर दिस आइंस्टीन साहब ने पार्टिकल नेचर के बारे में बताया, फिर ऐसा माना गया कि लाइट हैव डुअल बिहेवियर, फर्स्ट इज वेव बिहेवियर एंड सेकंड इज पार्टिकल नेचर। तो आइए देखते हैं कि चौथा पॉइंट इनका क्या था। चौथा पॉइंट है, ए बॉडी कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली वन क्वांटा। एक बॉडी एक बार में इमिटेड या एब्जॉर्ब कर सकती है केवल एक क्वांटा, या तो उसके मल्टीप्लीकेशन में n नंबर में। जैसे अगर n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो जो भी वैल्यू हम रखेंगे वो यहाँ पे आएगी। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो सेम चीज एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, N क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा है। क्लियर? तो यहां से हमने ये चीज तो पता ही है। अगर हम बात करें इसकी स्पीड की या इसकी वेलोसिटी की, तो वेव हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, यानी कि लाइट की स्पीड को हम c से डिनोटेड करते थे, इसकी वेलोसिटी को, तो हम क्या कह सकते हैं, म्यू बराबर c/λ। क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारी वेवलेंथ होती है, अभी पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारी रेड की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, बट रेड कलर की फ्रीक्वेंसी हमारी कम होती है। क्लियर ना? फिर यहाँ से हमने देखा कि ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये रिलेशन आया, यानी कि c बराबर म्यू इंटू लैम्डा कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस इक्वेशन में म्यू की वैल्यू रखें, तो e की वैल्यू देखी क्या, e की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारा म्यू बराबर c/λ है, तो म्यू की जगह पे c/λ लिख दिए, बाकी s तो हमारा दिया ही था, n हमारा 1 है। इसी को रीअरेंज करके अब कई सारे बुक में आपको ऐसे मिलेगा hc/λ। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हुआ जहाँ से हम न्यूमेरिकल करेंगे, और ये हमारा फाइनल डेरिवेशन हुआ प्लांक क्वांटम थ्योरी का। आफ्टर दिस हम ये जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। 1905 में 1905 में आइंस्टीन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो हमारी ये लाइट होती है ये पार्टिकल नेचर की ही होती है। इन्होंने एक नियम अपना दिया, प्रपोज किया, और उन्होंने बताया मास एनर्जी का जो हमारा रिलेशन है E बराबर mc², और उसी को फॉलो करती है, जहाँ पे इन्होंने बताया कि E हमारी क्या है, एनर्जी है, m हमारा मास है, c क्या है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द लाइट है। और इनके इस सिद्धांत को, इस प्रपोजल को देने के बाद फिर ये माना गया कि ए लाइट कंसिस्टेड डुअल नेचर, फर्स्ट इज पार्टिकल एंड सेकंड इज वेव, या मतलब वेव या पार्टिकल दोनों के नेचर को लाइट शो करती है। और आज तक ये बातें मानी जाती हैं क्योंकि इसमें कई सारे फैक्ट आए जो दोनों नेचर को, दोनों करैक्टर को फॉलो करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है और प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। आफ्टर दिस हमारा ये पूरा बोर्च एटॉमिक मॉडल जिस पे बेस्ड था, ये सारे टर्म, ये सारी थ्योरियाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम एक डेवलपमेंटल वे में कुछ रूल्स पढ़ेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर। थैंक यू।